प्रकृति के सबसे कुशल और सूक्ष्म घुसपैठियों के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम उस जटिल ब्लूप्रिंट को डिकोड करने जा रहे हैं जो हमारी दुनिया के सबसे बड़े खतरों में से एक है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। ये इमेज साफ दिखाती है कि एक वायरस किसी जिंदा जीव की तरह बिल्कुल काम नहीं करता, बल्कि ये एक बेहद बारीकी से और पहले से तैयार की गई लूट या हाइस्ट की योजना की तरह है। ये बस एक छोटी सी खतरनाक माइक्रोस्कोपिक मशीन है। आइए जल्दी से आज के इस रोड मैप पर नजर डालते हैं। पहले हम इस सूक्ष्म घुसपैठिए को समझेंगे, फिर डीएनए बनाम आरएनए को देखेंगे, होस्ट हाईजैक के 3 चरण जानेंगे, रिप्रोडक्शन बनाम रेप्लिकेशन पर बात करेंगे और अंत में सैनिटाइजर के विज्ञान को समझेंगे। तो बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, द माइक्रोस्कोपिक इंट्रूडर। इस खतरे को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके डिजाइन को देखना होगा। दिमित्री इवानोव्स्की और मार्टिनिस बेजेरिनिक द्वारा खोजा और नाम दिया गया ये वायरस असल में कितना अजीब है ना? इसके अंदर न तो कोई इंटरनल मशीनरी होती है, न कोई अंग और न ही कोई पाचन तंत्र। ये बस एक डिलीवरी गाड़ी में रखा हुआ जेनेटिक पेलोड है, एकदम मिनिमलिस्ट इंजीनियरिंग का एक खतरनाक मास्टरपीस। इनकी बनावट के 3 हिस्से बहुत दिलचस्प हैं। पहला, ग्लाइकोप्रोटीन, जो बिल्कुल किसी स्केलेटन कीज या मास्टर चाबियों की तरह काम करते हैं। दूसरा, इनका जेनेटिक पेलोड, जो इनका मेन ब्लूप्रिंट है। और तीसरा, इनका सबसे मजबूत प्रोटीन कवच, जिसे कैप्सिड कहा जाता है। इसको समझने के लिए एक सिंपल सी पानी की बोतल के बारे में सोचना सबसे सही रहेगा। बोतल का प्लास्टिक वो प्रोटीन कैप्सिड है और उसके अंदर रखा पानी वो नाजुक जेनेटिक मटेरियल है। ये एक बेहद सुंदर मेटाफर है जो बताता है कि कैसे ये मशीनरी अपने कोर कोड को सुरक्षित रखती है। दूसरा हिस्सा है डीएनए बनाम आरएनए फैक्शंस। इस प्लेबुक में थोड़ा और अंदर जाने पर हमें पता चलता है कि इन घुसपैठियों को इस बात पर बांटा जाता है कि उस कैप्सिड के अंदर आखिर किस तरह का जेनेटिक मटेरियल छिपा है। ये टैक्सोनॉमी इनको 2 अलग-अलग खेमों में बांट देती है। एक वो जो बहुत ही स्थिर यानी स्टेबल डीएनए का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे वो जो स्थिति के हिसाब से खुद को ढालने वाले यानी अडेप्टेबल आरएनए पर निर्भर है। और ये कंपैरिजन सचमुच असली दुनिया के खतरों को दर्शाता है। एक तरफ हमारे पास हर्पीज, एचपीवी और चेचक जैसे स्थिर डीएनए वाले खतरे हैं, और दूसरी तरफ एचआईवी, इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस जैसे तेजी से रूप बदलने वाले आरएनए वायरस हैं। ये सच में हैरान करने वाला है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द 3 फेज होस्ट हाईजैक। क्योंकि एक वायरस अकेले बिल्कुल निष्क्रिय होता है, इसलिए जिंदा रहने के लिए उसको एक होस्ट सेल पर जबरन कब्जा करना ही पड़ता है। किसी होस्ट सेल के किले के पास पहुंचते ही ये वायरस अपनी सटीक और क्रूर घुसपैठ को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है, और ये सब 3 बेहद निश्चित कदमों में होता है। ये 3 नॉन नेगोशिएबल स्टेप्स हैं। पहला, अटैचमेंट यानी जुड़ना, दूसरा एंडोसाइटोसिस यानी परिधि को तोड़ना, और तीसरा रेप्लिकेशन यानी होस्ट की मशीनरी को हाईजैक करना। चलिए फेज 1 को देखते हैं। ये डॉकिंग सीक्वेंस सबसे महत्वपूर्ण है। उन ग्लाइकोप्रोटीन चाबियों को होस्ट सेल के रिसेप्टर लॉक में फिजिकल रूप से फिट होना ही होता है। अगर ये फिट नहीं हुई तो वायरस वहां बिल्कुल बेअसर पड़ा रहेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक बार लॉक खुल गया तो बेचारी होस्ट सेल बुरी तरह धोखे का शिकार हो जाती है। सेल की झिल्ली यानी मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़कर एक खांचा बना लेती है और मजबूरन उस घुसपैठिए को निगल लेती है। इस एंडोसाइटोसिस प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही होस्ट सेल की मेम्ब्रेन वायरस को पूरी तरह अंदर खींच लेती है, यह घुसपैठ आधिकालिक तौर पर सफल हो जाती है। अब सिस्टम सच में खतरे में है। चौथा हिस्सा, रिप्रोडक्शन वर्सेस वायरल रेप्लिकेशन। अब जब वायरस अंदर आ चुका है तो तबाही का असली खेल शुरू होता है, और यहाँ हमें सेल्स के डिवाइड होने के बारे में अपनी समझ को थोड़ा बदलना होगा। बात यह है कि जिंदा जीव अपने इंटरनल सिस्टम का इस्तेमाल करके रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन वायरसेस के पास ऐसा कोई सिस्टम होता ही नहीं है। वो सख्ती से सिर्फ रेप्लिकेशन यानी दूसरे की मशीन से अपनी कॉपी बनाने पर निर्भर करते हैं। ये ब्लूप्रिंट वाली तुलना इसे परफेक्टली समझाती है। वायरस एक खतरनाक ब्लूप्रिंट की तरह है जो होस्ट सेल के स्कैनर में डाल दिया गया है। अब वो सेल अपने ही काम छोड़कर एक कॉम्प्रोमाइज्ड फोटोकॉपियर बन जाती है जो सिर्फ इस वायरस की कॉपियां निकालने लगती है।
फेज 3 में यही रेप्लिकेशन एक भयंकर रूप ले लेता है। ओवरराइड किया गया मूल डीएनए अब मजबूर है लगभग 50 से ज्यादा बिल्कुल एक जैसी वायरल कॉपियां बनाने के लिए। और आखिर में ये सब सेल को फाड़कर बाहर निकलती हैं और आसपास की दूसरी सेल्स को संक्रमित करने निकल पड़ती हैं। पांचवा और आखिरी हिस्सा, सैनिटाइजर का विज्ञान। इस भयंकर सीक्वेंस को देखने के बाद अब हमारा ध्यान रक्षा करने के तरीकों पर जाना चाहिए। हम आमतौर पर सोचते हैं ना कि आखिर हैंड सैनिटाइजर जैसी एक साधारण सी चीज जो किसी भी दुकान पर मिल जाती है, इतने सोफिस्टिकेटेड और माइक्रोस्कोपिक खतरे को कैसे रोक सकती है। ये लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन जैसा कि इस स्कीमेटिक में दिखाया गया है, सैनिटाइजर केमिकली उस वायरस के एनवेलप को नष्ट कर देता है और उन ग्लाइकोप्रोटीन वाली स्केलेटन कीज को पूरी तरह से पिघला देता है। जब चाबियां ही नहीं बचीं, तो वायरस एकदम चिकना रह जाता है और किसी भी सेल से जुड़ने के लायक बिल्कुल नहीं रहता। यानी उन फिजिकल चाबियों को तोड़कर सैनिटाइजर इस चेन को पहले ही कदम पे खत्म कर देता है। अगर डॉकिंग नहीं होगी तो कोई अटैचमेंट नहीं होगा, कोई एंडोसाइटोसिस नहीं होगा और रेप्लिकेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। पूरा साइकिल यही रुक जाता है। इस एग्जीक्यूटिव समरी को देखने के बाद एक बात तो क्लियर है। जब हमें ये एहसास होता है कि ये हमलावर अपने उस बाहरी नाजुक कवच पर किस हद तक निर्भर करते हैं, तो क्या इससे हाथ धोने या सैनिटाइजर इस्तेमाल करने जैसी छोटी सी आदत को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए नहीं बदल जाता? इस पर थोड़ा विचार जरूर करना चाहिए। और हमारे इस एक्सप्लेनर से